वायु में अनुदैर्घ्य तरंग की चाल अथवा ध्वनि की चाल पर दाब, ताप, आर्द्रता इत्यादि का प्रभाव आज बताएंगे। इसके पहले हम बता रहे थे ध्वनि की चाल पर न्यूटन के सूत्र। वायु में ध्वनि की चाल अथवा चाल थी उसका ये न्यूटन का फार्मूला और ये बताया गया था लाप्लास संशोधन। तो लाप्लास संशोधन में बताया गया था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल होती है 321 या 332 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि न्यूटन के सूत्र के अनुसार बताया गया था 280 मीटर पर सेकंड। प्रायोगिक मान के निकट प्रायोगिक मान के बिल्कुल बराबर आया था लाप्लास संशोधन के अनुसार ध्वनि की जो चाल होती है अथवा अनुदैर्घ्य तरंग की जो चाल होती है उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, ह्यूमिडिटी आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, और फ्रीक्वेंसी का भी प्रभाव दिखाएंगे, वायु के वेग का भी प्रभाव दिखाया जाएगा। तो देखना, इसमें हम पहले नंबर पर दिखाना चाह रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, मतलब दाब का प्रभाव। नंबर 1 दाब का प्रभाव। तो दाब के प्रभाव में ध्यान देना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में दाब का क्या प्रभाव, जैसा कि बताया गया था, ये गैस जो समीकरण होता है, गैस समीकरण बताया गया था PV = μRT। तो इसमें P अपान D, तो चूंकि हम जान रहे हैं कि वॉल्यूम जो होता है, चूंकि ये आयतन होता है V = मास m अपान ये डेंसिटी D होता है, तो ये P और ये V है, तो V के स्थान पर हम m अपान D लिख सकते हैं। यह होगा μRT के इक्वल्स, या P अपान D = हुआ P अपान D प्रेशर और ये डेंसिटी, ये इक्वल्स टू हुआ μRT और अपान हुआ m। अब ये वायु में ध्वनि की जो चाल होती है अथवा अनुदैर्घ्य तरंग की चाल, तो वायु में ध्वनि की चाल V = होता है √γ/P/D। ये लाप्लास संशोधन के अनुसार बताया गया था। तो इसमें जो देख रहे हैं, यदि टेम्परेचर को स्थिर कर दिया जाए, मतलब कांस्टेंट कर दिया जाए, तो P/D का मान कांस्टेंट हो जाता है। तो ये फार्मूले से तो ऐसा लगता है, जो फार्मूला है इससे ऐसा लगता है कि ध्वनि की जो चाल होती है प्रेशर पर निर्भर करेगी, मतलब दाब पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ध्वनि की चाल V = ये मान रखेंगे P/D का यहाँ से, तो ये गामा म्यू RT अपान ये m होगा। तो इसमें गामा भी वायु के लिए कांस्टेंट होगा, म्यू भी, R भी, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, R इसका मान नियत होगा, ये मॉलिक्यूलर वेट है गैस का, वो भी कांस्टेंट। इसका मतलब कि इसमें कहीं प्रेशर नहीं आ रहा है। तो जब प्रेशर नहीं आ रहा है, इसलिए ध्वनि की जो चाल होगी वह प्रेशर पर, मतलब दाब पर निर्भर नहीं करती। तो ध्वनि की चाल पर स्पष्ट होता है, अतः स्पष्ट है कि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः स्पष्ट है कि ध्वनि की चाल पर ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस समय ध्यान देंगे कि ऐसा लगता है कि ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वास्तव में यदि गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसके बाद हम देखेंगे ध्वनि की चाल अथवा अनुदैर्घ्य तरंग की चाल पर ये टेम्परेचर का प्रभाव, मतलब ताप का प्रभाव। तो ताप के प्रभाव में ध्यान देना, ये ताप का प्रभाव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ध्यान देना, गैस समीकरण से होगा P/D होगा, ये देख रहे हैं V = μRT अपान हुआ m।
इसमें हम देख रहे हैं कि म्यू आर गामा म्यू आर टी अपानियम कांस्टेंट होगा, तो ये जो ध्वन की चाल है वह परमताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। चूंकि यहाँ लिख दें, चूंकि म्यू आर अपान यम के नियत होने पर म्यू आर अपान यम के नियत होने पर ये वी समानुपाती अंडर रूट टेप, मतलब ध्वन की चाल, अतः स्पष्ट है कि ध्वन की चाल परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होती है। ध्वन की चाल परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होती है, वर्गमूल के समानुपाती होती है। अब इसमें हम देख रहे हैं, यदि मान लिया जाए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वन की चाल V0 और T डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वन की चाल VT माना जाए, तो उसमें संबंध हम देखना चाह रहे हैं इसमें। और ये हम सिद्ध भी करेंगे कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ध्वन की चाल में कितना वृद्धि होगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर ध्वन की चाल बढ़ जाती है। प्रयोगशाला में भी देखा गया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम टेम्परेचर पर ध्वन की चाल निकालते हैं तो हमें 332 मिलता है अन्नाद नली द्वारा, और जब कमरे के ताप पर तो थोड़ा देखते हैं कि उससे ज्यादा हो जाता है। कमरे से बाहर धूप में ले जाकर निकालेंगे, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो वहां ध्वन की चाल कुछ बढ़ जाती है, जिससे स्पष्ट होता है प्रयोग द्वारा भी कि ये ध्वन की चाल जो होती है परम ताप के समानुपाती, परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती, टेम्परेचर बढ़ने पर ध्वन की चाल बढ़ती है। बात आती है इसमें ग्राफ की भी, तो इसमें यदि इसका हम स्क्वायर कर दें तो v स्क्वायर इक्वल 2 हो जाएगा, t होगा। तो ये देखते हैं ग्राफ खींचेंगे तो वक्र, सीधी सरल रेखा नहीं आएगा, वक्र के रूप में आएगा ये। अब देखते हैं, मान लें यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वन की चाल, यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वन की चाल, यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वन की चाल, ताप पर ध्वन की चाल माना जाए, यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वन की चाल V0 तथा 3 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वन की चाल VT हो, तो अभी ये फार्मूला जो बताया गया था V0 इक्वल टू अंडर रूट गामा आर अपान यम और इनटू ये जो अंडर रूट टी होता है, ये अंडर रूट में ही टी है, म्यू आर टी अपान यम होता है। इसी टी की जगह पर चूंकि डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है और ये परम ताप है केल्विन में, तो केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन जब चेंज करते हैं तो 0 में जोड़ेंगे 273, तो यह हो जाएगा 273। 0 प्लस 273 इक्वल्स टू, ये हुआ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड को जब केल्विन पैमाने पर ले जाएंगे तो यही होगा, ये T के बराबर होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो टेम्परेचर है वो 0 में जब 273 जोड़ेंगे तब ये होगा T के बराबर, मतलब ये T0 के बराबर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब इसमें देखते हैं V0 इक्वल्स अंडर रूट गामा आर अपान यम इंटू अंडर रूट ये 0 प्लस 273, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार फिर हम देखते हैं T डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वन की चाल जो माना गया है, T डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वन की चाल माना गया है VT। इसी प्रकार VT इक्वल्स टू y, इसी प्रकार VT इक्वल्स टू अंडर रूट, ये गामा आर तो होगा, अपान यम भी वही होगा, लेकिन यहाँ अंडर रूट होगा T प्लस 273, समीकरण नंबर ये हुआ 2। अब इसमें संबंध जब दिखाएंगे तो ये होगा VT, मतलब समीकरण 1/2 कर दे रहे हैं, समीकरण 2/1, समीकरण 2/1 से जब देखेंगे तो VT अपान V0 या V0 इक्वल्स अंडर रूट, तो ये T प्लस 273 अपान ये हुआ 273। इसमें या इसको हम
व्युत्क्रम भी कर सकते हैं, वी नॉट अपान वी टी यदि करना चाहें तो ये इक्वल्स हुआ ये 1 प्लस टी बाई 273। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं जैसा कि देख रहे हैं, ये 273 अपान 273 जब करेंगे तो ये 1 होगा और ये हो जाएगा टी अपान, तो इस तरह से भी हो जाएगा। यहाँ वी टी अपान वी नॉट भी रहने दिया जाए, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं टी अपान 273 अपान 273 1। अब इसमें अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। वी टी अपान वी नॉट या वी जीरो इक्वल्स 1 प्लस टी अपान 273 का होल पावर 1/2। इसमें द्विपद प्रमेय लगाएंगे, मैथ में जो द्विपद प्रमेय है, द्विपद प्रमेय से ध्यान देना होगा कि द्विपद प्रमेय में जो 1 पावर 1/2 1 होगा, 1/2 का यहाँ मल्टीप्लाई करके प्लस हम डैश डैश करते चले जाएंगे, उच्च घात वाले पदों को छोड़ेंगे। तो ये वी टी अपान वी नॉट इक्वल्स 1/2 और इंटू 1 पावर 1/2 मतलब 1 प्लस 1/2 इंटू टी अपान 273, या ये हुआ वी टी अपान वी नॉट इक्वल्स 1 प्लस टी अपान 546। तो अब इसमें देख रहे हैं, यदि हम लिखना चाहें वी टी इक्वल्स, तो वी टी इक्वल्स वी नॉट का इसमें गुणा कर देंगे, वी नॉट इंटू 1 प्लस टी अपान 546, या वी टी इक्वल्स, चूंकि ये जान रहे हैं कि चूंकि वी नॉट इक्वल्स 332 मीटर पर सेकेंड, प्रयोग द्वारा ध्वन की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 मीटर पर सेकेंड आती है। तो अब यहाँ मान रखेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे यहाँ, तो 332 इन ब्रैकेट 1 प्लस टी अपान 546, या वी टी इक्वल्स 332 और प्लस ये हुआ 332 टी अपान 546, या वी टी इक्वल्स हुआ 332 प्लस 332 में 540 के भाग देंगे तो 0.1 दिया। अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं, या हम ये जो मान देख रहे हैं 332, उसके जगह पर वी नॉट भी लिख सकते हैं, या ये हुआ वी टी इक्वल्स वी नॉट प्लस 0.61 टी। इसमें हम ये देख रहे हैं कि यदि टी इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाए, तो यदि टी इक्वल्स 1 डिग्री सेंटीग्रेड तब वी टी इक्वल्स हुआ वी नॉट प्लस 0.61। तो अतः स्पष्ट है कि ध्वन की चाल जो होती है, यदि टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर दें तो ध्वन की चाल में 0.61 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि हो जाएगी। अतः स्पष्ट है कि ध्वन की चाल ताप के बढ़ने पर बढ़ती है। यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया जाए तो ध्वन की चाल में 0.61 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि हो जाएगी। अतः स्पष्ट है कि ध्वनि की चाल स्पष्ट है कि ध्वन की चाल 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि पर 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। तो ध्यान देना, इसमें टेम्परेचर के बढ़ने पर ध्वन की चाल बढ़ जाती है, परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होती है साउंड की स्पीड। टेम्परेचर में यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि किया जाए तो ध्वन की चाल में 0.61 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि हो जाती है। तो देख लिए इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखेंगे जो वहां लिखा गया है आर्द्रता का, उसके बाद फ्रीक्वेंसी का, और उसके बाद एयर का जो वेग होता है, वायु का जो वेग होता है, उस पर भी हम प्रभाव दिखाएंगे। तो इसके बाद अब देखेंगे ये ताप के प्रभाव के बाद आर्द्रता का प्रभाव।
तो इसमें देखना है आर्द्रता के बढ़ने पर ध्वन की चाल बढ़ जाती है, याद रखना। जैसे एग्जाम्पल भी हम दे रहे हैं, जैसे बरसात के दिनों में सायरन, जैसे कल कारखाने के जो सायरन होते हैं, ट्रेन के इंजन की जो सीटी की आवाज होती है, वो वायुमंडल में जब जलवाष्प ज्यादा होती है, जैसे बरसात के दिनों में जलवाष्प के बढ़ने पर, आर्द्रता के बढ़ने पर ध्वन की चाल बढ़ जाती है। या नदी के किनारे दो व्यक्ति जब आपस में बातचीत करते हैं तो वहां नमी वायु में ज्यादा रहती है, आर्द्रता ज्यादा रहती है, व्यक्ति की बातचीत तो से जो ध्वनि उत्पन्न होती है बहुत दूर तक सुनाई देती है। तो कुल मिलाकर आर्द्रता के बढ़ने पर, ह्यूमिडिटी के बढ़ने पर भी ध्वन की चाल बढ़ जाती है। अब देखेंगे आवृत्ति का प्रभाव। तो आवृत्ति का प्रभाव, ध्वन की चाल पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि स्टेज पर जब कार्यक्रम शुरू होता है तो वहाँ विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजते हैं और सभी वाद्य यंत्रों की आवृत्तियां अलग अलग होती हैं, फिर भी श्रोता को सभी वाद्य यंत्रों की ध्वनियां एक साथ सुनाई देती हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये ध्वन की चाल पर आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक चीज और, ध्वन की चाल पर वायु के वेग का प्रभाव पड़ता है। ध्वन की चाल पर वायु के वेग का प्रभाव पड़ता है, जिससे हवा की दिशा में ध्वनि ज्यादा दूर तक चली जाती है। हवा की दिशा में ध्वनि का वेग ज्यादा होता है, मतलब उसमें यदि हम ध्वनि का वेग v माने और एयर का तो w मान लें तो v प्लस w ज्यादा हो जाएगा विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड। यदि ध्वनि को भेजा जाए तो चूंकि उधर से हवा आ रही है विपरीत दिशा में, इसलिए हवा का जो वेग होता है w ध्वनि की चाल में से घट जाता है, जिसके कारण वायु में वेग ये हवा के विपरीत दिशा में घट जाता है और वो होगा v माइनस डब्ल्यू, एयर के वेग को घटा दिया जाता है। तो हवा का जो वेग होता है, वायु का जो वेग होता है, वह ध्वनि की चाल को साउंड ऑफ स्पीड कम कर देता है विपरीत दिशा में और ध्वनि की दिशा में क्या करता है कि बढ़ा देता है। अब इसके बाद देखेंगे विभिन्न गैसों में ध्वनि की चाल, और उसके बाद लास्ट हेडिंग बताएंगे किसी गैस में ध्वनि की चाल एवं उसी गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल में संबंध, जो कि इंपॉर्टेंट हेडिंग होगी। तो विभिन्न गैसों में ध्वनि की चाल, विभिन्न गैसों में ध्वनि की चाल, विभिन्न गैसों में ध्वनि की चाल, विभिन्न गैसों में ध्वनि की चाल। अगली हेडिंग है विभिन्न गैसों, विभिन्न गैसों में ध्वनि की चाल, विभिन्न गैसों में ध्वनि की चाल। तो इसमें मान लिया जाए यदि M1 व M2 अणुभार वाली विभिन्न गैसों में, विभिन्न गैसों में ध्वनि की चाल, विभिन्न गैसों में ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल V1 तथा V2 है, तब टेम्परेचर तो सेम मानेंगे माध्यम का, लेकिन गैसें विभिन्न, एक गैस का अणुभार M1, दूसरी गैस का अणुभार M2, मॉलिक्यूलर वेट। तब V1 इक्वल्स अंडर रूट गामा R T अपान M1 लिख सकते हैं, तथा दूसरी गैस का वेग V2 इक्वल, दूसरी गैस में ध्वनि की चाल V2 इक्वल टू गामा RT अपान, ये हुआ अंडर रूट गामा RT अपान M2। तो यहाँ V1 अपान यदि V2 लिखा जाए, V1 अपान V2, तो अंडर रूट ये हुआ M2 ऊपर हो जाएगा, M2 अपान हुआ M1, ये गामा RT से गामा RT कैंसिल होगा। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि अतः स्पष्ट है कि ध्वनि की चाल गैस के अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जिस गैस का अणुभार ज्यादा होगा उसमें ध्वनि की चाल, उस गैस में ध्वनि की चाल कम होगी, और जिसका अणुभार यदि कम हुआ तो उसमें ध्वनि की चाल ज्यादा होगी। मतलब जो हल्की गैसें होती हैं उनका चाल स्पीड ज्यादा है और जो भारी गैसें होती हैं वो कम। कहने का मतलब यदि एक ही बर्तन में, एक ही पात्र में दो विभिन्न गैसों को भर दिया जाए, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, और उसमें बारीक यदि छिद्र कर दिया जाए तो सबसे हल्की गैस तेजी से लीक होगी,
क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होने के कारण उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो ध्वनि की जो चाल होगी विभिन्न गैसों में भिन्न भिन्न होती है। तो भारी गैस कम लीक करेगी और छोटी गैस कम द्रव्यमान वाली गैसें जो है वह तेजी से लीक होंगी। अतः स्पष्ट है कि गैसों में विभिन्न गैसों में ध्वनि की चाल, अतः स्पष्ट है कि गैसों में ध्वनि की चाल अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। तो ये देख लिए विभिन्न गैसों में ध्वनि की चाल उनके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात V1/V2 √M2/M1। अब इसमें देखेंगे लास्ट शेडिंग विश्लेषण की किसी गैस में ध्वनि की चाल एवं उसी गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मोल चाल में संबंध। ये लास्ट शेडिंग होगी। किसी गैस में ध्वनि की चाल तो किसी गैस में ध्वनि की चाल को V से दिखाएंगे तथा उसी गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मोल चाल, वर्ग माध्य मोल चाल मतलब VRMS रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी में संबंध क्या है। तो इसमें ध्यान देना किसी गैस में ध्वनि की चाल V तथा उसी गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मोल चाल VRMS में क्या संबंध होता है। तो किसी गैस में ध्वनि की जो चाल होती है, ध्यान देना किसी गैस में ध्वनि की चाल V इक्वल्स टू अभी बताया गया कि गामा RT अपान होता है M, ये होता है। चूंकि गैस समीकरण में अभी हम बताए हैं कि चूंकि P/D इक्वल्स होता है अंडर रूट गामा P/D इक्वल्स होता है म्यू RT अपान M होता है। इसलिए यहाँ म्यू RT की जगह पर, तो म्यू RT की जगह पर हम अपान M की जगह P/D लिख सकते हैं, या ये V इक्वल्स टू अंडर रूट गामा P/D। इसको हम मान लेते हैं कि ये समीकरण नंबर हुआ 1। किसी गैस में ध्वनि की चाल V इक्वल्स टू अंडर रूट गामा P/D। अब इसके बाद थोड़ा ध्यान देना है, ये गैस में अणुओं की जो वर्ग माध्य मोल चाल होती है रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, उसके लिए भी हम सूत्र बता चुके हैं पिछले लेसन में कि गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मोल चाल, गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मोल चाल होता है VRMS इक्वल्स टू अंडर रूट 3 म्यू RT अपान M, या इसमें 3 P/D भी बताया गया था, 3 म्यू RT अपान M भी होता है, 3 म्यू RT अपान M, या VRMS इक्वल्स टू होता है अंडर रूट 3 गामा P/D भी लिख सकते हैं, 3 गामा P/D, तो 3 म्यू RT अपान M। तो इसमें थोड़ा ध्यान देना कि VRMS इक्वल टू 3 म्यू RT अपान M, तो इसमें सिर्फ ये
3 का तो अंतर है 3 म्यू आर टी, और इसमें है ये गामा पान, ये पी अपान डी है, तो म्यू आर टी अपान एम की जगह पर हम सीधे लिख सकते हैं 3, यहाँ म्यू आर टी अपान एम की जगह पर हम लिख सकते हैं 3 पी अपान डी लिख सकते हैं 3 पी अपान डी। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको समीकरण नंबर 1 माना गया तो इसको हम समीकरण नंबर ये 2 मान सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1/2, ध्यान देना, समीकरण 1/2 समीकरण नंबर 1/2 से, तो समीकरण नंबर 1/2 से v अपान वी आर एम एस इक्वल्स, थोड़ा सा ध्यान देना, ये पी अपान डी वहां भी पी अपान डी, तो दोनों कैंसिल होगा, लेकिन अंडर रूट में क्या बचेगा, तो ये गामा बटे 3, ये गामा अपान 3, अंडर रूट गामा अपान 3। अब इसमें हमें v का पता करना है, तो यहाँ v जो ध्वन की चाल है वह इक्वल्स टू अंडर रूट गामा अपान 3 इंटू वी आर एम एस। कहने का मतलब किसी गैस में जो ध्वन की चाल होती है उसी गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल की रूट गामा बाई 3 गुना होती है। किसी गैस में ध्वन की चाल उसी गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल वी आर एम एस का रूट गामा अपान 3 गुना होता है। स्पष्टीकरण ही हुआ, सिद्ध करके दिखाया गया कि गैस में ध्वन की चाल ज्यादा होती है, गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल ज्यादा होती है। तो गामा जो देख रहे हैं, गामा का मान यदि वायु है तो 1.41 माना गया था, तो 1 से कम ही आएगा, गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल इससे कुछ ज्यादा होगी। तो देखना गैस के अणुओं की ये वर्ग माध्य मूल चाल का रूट गामा अपान 3 गुना ये गैस में ध्वन की चाल होती है। अब इसके बाद देखना है, लेसन तो समाप्त हो गया। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ा मैकेनिकल वेब से एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सभी सॉल्व करना है। इसमें एग्जाम्पल भी एक से पड़े हुए हैं, और प्रश्नावली का जो सवाल है न्यूमेरिकल प्रश्नावली का उसको भी सॉल्व करेंगे। यदि क्वेश्चन नहीं आता है, लगाने के बाद न आए, तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, पूछेंगे तो हम अवश्य तुम लोगों को सॉल्व करके बताएंगे, दिखाएंगे कैसे सॉल्व होगा, बताया जाएगा। तो सभी लोग इस लेसन के जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं सब लगाएंगे, नहीं आएगा पूछेंगे, बताएंगे। उसके बाद तो फिर अगले लेसन की हम शुरुआत करेंगे। जो अगला लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वह होगा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, समतल प्रगामी तरंग, वो भी इंपॉर्टेंट लेसन। उसके बाद एक लेसन आएगा अप्रगामी तरंग, जो उससे भी इंपॉर्टेंट होगा, स्टेशनरी वेव, वो होगा अप्रगामी तरंग, उसका समीकरण सिद्ध करेंगे, उसमें भी ग्राफ खींचेंगे। प्रयोग भी है, प्रयोग द्वारा बताया जाता है, अंत संशोधन निकालेंगे, और ध्वन की चाल अनुनाद नली द्वारा भी हम सिद्ध करके दिखाएंगे तुम लोगों को, अनुनाद नली द्वारा, प्रयोग द्वारा भी, और यहाँ थ्योरी में भी बताया जाएगा। उसके बाद हम डॉपलर इफेक्ट शुरू करेंगे, डॉपलर इफेक्ट इन साउंड एंड डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। तो ध्वनि में डॉपलर प्रभाव देखेंगे, और उसके बाद प्रकाश में डॉपलर प्रभाव देखकर ये कक्षा 11 का सिलेबस समाप्त होगा। उसके बाद तब हम बताएंगे कक्षा 12 का फर्स्ट पेपर, पहला लेसन शुरू करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उसको किसी तरह से यदि बुक मिल रही हो तो स्टडी करते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पहला लेसन होगा स्थिर विद्युतिकी में विद्युतावेश, जिसको हम बताएंगे इस कक्षा 11 का जो समाप्त हो जाएगा उसके बाद बताया जाएगा। अब कल बताया जाएगा अगला लेसन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन।